नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31, ये चैप्टर कैपिटल मार्केट के बारे में है, का पार्ट 3 करेंगे। ओके, तो कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज हम सीख रहे हैं। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस सीखेंगे, जैसे क्या है, व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती हैं। कॉमनली यूज टर्म भी सीखेंगे, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से टर्म होते हैं, जैसे एसटीटी वगैरह होता है, पे इन पे आउट होता है, वो सब चीजें सीखेंगे। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल इशूड इन द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में किस तरीके की कैपिटल इशू की जाती है, ये भी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो पहला टॉपिक लेंगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। तो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या बताइए, यानी क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो व्हेन अ कॉर्पोरेशन नीड टू रेज कैपिटल टू ग्रो इट्स बिजनेस, इट प्राइमरली चूजेज बिटवीन टू पाथवे। मतलब बोलते हैं कि जब भी किसी कंपनी को कैपिटल या पूंजी की जरूरत होती है तो उसके बाद दो रास्ते होते हैं। पहला, इशूइंग कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी, वो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी इशू कर दे, जैसे यहाँ पर बॉन्ड और कमर्शियल पेपर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। हम किसकी बात करें, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर हो जाए, यानी हम कमर्शियल पेपर के लिए गाइडलाइन की बात कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है इशूइंग इक्विटी शेयर, यानी स्टॉक या शेयर इशू कर सकती है। तो किसी भी कंपनी को कैपिटल चाहिए, दो तरीके हैं उसके बाद। एक तो शेयर इशू कर सकती है, जो हम करते रहते हैं, रिलायंस का शेयर, अडानी का शेयर खरीदते रहते हैं। और दूसरा रास्ता उसके बाद में है कि कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी इशू कर दे, जैसे बॉन्ड इशू कर दे या कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, ठीक है? तो ऑल सिक्योरिटीज इशूड बाई पब्लिक इशू मस्ट बी लिस्टेड इन वन आर मोर स्टॉक एक्सचेंजेस। जितनी भी सिक्योरिटी पब्लिक इशू द्वारा अगर आई हुई है, पब्लिक इशू मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, दो तीन तरीके होता है, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अगर पब्लिक इशू के द्वारा कोई सिक्योरिटी इशू की गई है तो उसे एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी होता है। द इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 365 डेज। तो डेट सिक्योरिटी इशू की गई है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से ज्यादा है बाई कंपनीज, कंपनियों के द्वारा, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज, on a private placement basis must comply with the condition prescribed by SEBI from time to time for getting them listed on the stock exchange। ये बोलते हैं कि अगर कोई डेट सिक्योरिटी इशू कर रही है कोई कंपनी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से अधिक का है, उसमें लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अगर इशू करना चाहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को अगर आप डेट सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो उसको चाहिए कि सेबी की जो भी गाइडलाइन है उसको कंप्लाई करें, तभी वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है। कौन? डेट सिक्योरिटी, ठीक है। फर्दर, अनलिस्टेड कंपनीज, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, अदर एंटिटीज इफ दे सो डिजायर। अगर यहाँ पर बोला लिस्टेड कंपनी, यहाँ बोल रहा है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है या कोई स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है या कोई अदर एंटिटी है, इफ दे डिजायर सो मतलब अगर वो भी ये करना चाहते हैं क्या, कि हम डेट सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं जो 365 दिन से अधिक की मेच्योरिटी वाली है, मे गेट दियर प्राइवेटली प्लेस्ड डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बाय कंप्लाइंग विद द रिलेवेंट कंडीशन। वो अगर चाहें, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी चाहती है, स्टेचुरी कंपनियां चाहती हैं कि हम अपने प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवाना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके लिए भी उनको सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्या गाइडलाइन है इसकी कोई बात नहीं करी इन्होंने, सिर्फ ये बताया कि भाई सेबी की गाइडलाइन फॉलो करोगे तभी उसको लिस्ट कर सकेंगे। डेट सिक्योरिटी सेल कैरी अ क्रेडिट रेटिंग। ध्यान करिए, कमर्शियल पेपर में हमें क्रेडिट रेटिंग करवानी रहती थी और मिनिमम A3 की रेटिंग होनी चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइन, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डेट सिक्योरिटी को क्रेडिट रेटिंग मिलनी चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए के द्वारा, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सीआरए सेबी में रजिस्टर्ड है, उससे क्रेडिट रेटिंग मिलनी चाहिए। डेट सिक्योरिटी शैल बी इशूड एंड ट्रेडेड इन डीमैट फॉर्म। जो भी डेट सिक्योरिटी इशू की जाएंगी वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में इशू करी जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने बात करी। तो हमने यहाँ पर बात करी कि भाई अगर किसी भी कंपनी को कैपिटल रेज करनी है तो उसके पास दो तरीके होते हैं। पहला, वो शेयर इशू कर दे स्टॉक एक्सचेंज पर। दूसरा, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी इशू कर दे, ठीक है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी में बॉन्ड और कमर्शियल पेपर वगैरह एग्जांपल में आते हैं। तो ये बोलते हैं कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, ये आपकी डेट सिक्योरिटीज हैं, अगर वो पब्लिक इशू हुई हैं, यानी आम जनता के साथ बांटी गई हैं, पब्लिक इशू हुई है, प्राइवेटली प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो वो सभी के सभी लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी डेट सिक्योरिटी है, पब्लिक इशू हुआ है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए। दूसरा बोला कि अगर आप कोई डेट सिक्योरिटी इशू करते हैं जिसकी मैच्योरिटी 365 डेज से ज़्यादा की है और उसे आप प्राइवेटली प्लेसमेंट के थ्रू लेकर आए हैं,
इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज के द्वारा, तो उसको सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, तभी जाकर के वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगा। और सेम बात उन्होंने अनलिस्टेड कंपनियों के लिए भी बोला कि भाई अगर अनलिस्टेड कंपनी है और वो भी चाहती है कि उसकी जो प्राइवेटली प्लेस्ड डेट सिक्योरिटी है वो स्टॉक एक्सचेंज पर जो है लिस्ट हो, तो उसके लिए उन्हें रिलेवेंट कंडीशन को कंप्लाई करने की जरूरत होती है। डेट सिक्योरिटी में क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है। किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए से क्रेडिट रेटिंग आप पता कर लीजिए, मतलब अपनी क्रेडिट रेटिंग निकलवाइए और तब जाकर के आप जो है डेट सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। डेट सिक्योरिटी जो है इशू की जाती है और ट्रेड की जाती हैं किस फॉर्मेट में? डीमैट फॉर्म में। अब आते हैं सर अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कुछ ऐसे टर्म है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, उन्हें हमें समझना है। पहला ऐसा टर्म है फ्रेंड्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी इज अ टैक्स बीइंग लेविड ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस, चाहे वो बाई की हो चाहे सेल की हो, डन ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? बहुत ही सरल भाषा में आप समझिए। मान लीजिए आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, ठीक है। अब 100 शेयर मान लेते हैं उनके 1200 रुपए में चल रहे हैं, तो कितना रुपए हो गया? इतना हो गया 1,20,000 रुपीज आपने खर्चा किया। तो सरकार बोलती कि ये 1,20,000 रुपीज, क्योंकि आपने क्या किया है, बाई किया है, तो 1,20,000 रुपीज का 0.01% आपको एसटीटी के तौर पर सरकार को देना पड़ेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर आपको ये देना पड़ेगा, 0.01% वो लेती है। तो कितना हो जाएगा ये? मेरे ख्याल से 1% होता है कितना? 1% 120 रुपए हो जाएंगे, और उसका भी 10वां भाग 12 रुपए की टैक्स लग जाएगी आपके ऊपर। 12 रुपए का एसटीटी लगेगा। एसटीटी बाई और सेल पर दोनों पर लगता है। तो भाई अगर आपने मान लीजिए 100 शेयर बाई किए हैं, तो किसी न किसी ने 100 शेयर सेल भी किए हों, तो ये भी बंदा 12 रुपए भरेगा और ये बंदा भी 12 रुपए भरेगा, ठीक है। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ओके, तो आगे बोलते हैं कि परसुएंट टू द इनैक्टमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2004, फाइनेंस एक्ट 2004 आता है, उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती कि अब हम एसटीटी लागू करेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रूल 2004 लेकर आती है, और वहीं से ही एसटीटी पहली बार जो है सामने निकल करके आता है 1 अक्टूबर 2004 से। 1 अक्टूबर 2004 से पहली बार जो है एसटीटी लागू हुई। इसके पहले तक एसटीटी नहीं होती थी, स्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं होता था। सरकार ये मानती थी कि जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से खुद डिक्लेयर करेंगे, लेकिन लोग मानते नहीं थे उस गाइडलाइन को। तो सरकार ने बोला कि हर एक ट्रांजैक्शन पर अब हम एसटीटी आपसे वसूलेंगे। तो आप जो है गलत नहीं कर सकते। जैसे भाई सरकार ने एसटीटी वसूली है, सोचो 12 रुपए की एसटीटी वसूली है, तो इसका मतलब सरकार को पता है कि तुमने इस साल में 1,20,000 रुपए का या तो जो है शेयर खरीदा है या बेचा है। इस तरीके की मतलब कंप्लायंसेस, एक तरीके की जो है लोगों के ऊपर पकड़ इन्होंने बना ली, ठीक है। In order to reduce the transaction cost in the capital market, the STT was reduced to 0.1% on cash delivery transaction in the annual budget 2013-14। पहले ये अलग होता था, 0.01 नहीं होता था, 0.0175 हुआ करता था, इतने परसेंट हुआ करता था फ्रेंड्स। ओके, बाद में सरकार ने इसको 2013-14 में 0.01% कर दिया कि बहुत ज़्यादा ना लगे, बहुत ही नॉमिनल होता है। लेकिन भाई अगर करोड़ों की ट्रांजेक्शन कोई करता है तो ये अच्छी खासी अमाउंट में बदलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये हो गई सर हमारी बात इसकी, कुछ टर्म्स जिनमें हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में सीखा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये लेविड किया जाता है सभी तरीके के ट्रांजैक्शन में, चाहे बाई की हो चाहे सेल की हो, सभी के ऊपर लागू होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर अगर कोई भी खरीदारी करोगे, बेचोगे, सभी ट्रांजैक्शन पर आपको स्टेट बार बार निकलता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी शेयर को ही सिक्योरिटीज बोलते हैं, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। और इसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है कि कितना टैक्स लगाना है। उसी के तहत इन्होंने बताया कि देखो सरकार ने जो बजट आया 2013-14 का, उसमें बताया कि हम अब जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ 0.1%, 0.01 नहीं है, 1 नहीं, ठीक है, ये 0.1%, 0.1% माफी चाहूंगा। तो अगर हम अपने रिलायंस वाले एग्जाम्पल में जाएं, 100 शेयर हमने 1200 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो ये 1,20,000 रुपए जो हमारे टोटल बाई किया था हमने शेयर, तो उसका 0.1%, 1% 120 रुपए है, और 10 से डिवाइड करके, ठीक है, ठीक 120 रुपए, ये 12 रुपए का ही ट्रांसफर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.01।
ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। तो हमने क्या सीखा भाई कि इसी के तहत सरकार जो है क्या लेकर आई, फाइनेंस एक्ट 2004 आया, जिसमें सरकार लेकर आई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स रूल 2004, और उसी से एसटीटी जो है 1 अक्टूबर 2004 से हमारे देश में लागू हुआ। फिर बाद में 2004 में ये ज़्यादा लगता था, सरकार ने इसको घटा करके जो है 0.01 किया 2013-14 के बजट में। अभी कितना लगता है, यही लगता है सर, यही लगता है 0.1%। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला अगला टर्म लेते हैं फ्रेंड, जो कि है रोलिंग सेटलमेंट। तो व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट? रोल ओवर हो जाना, रोल ओवर हो जाना रोलिंग सेटलमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चलती है, सैटरडे और संडे फ्रेंड्स ये बंद रहती है। ठीक है, तो उस अब मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आपने मंडे को करी तो वो अगले दिन सेटल होती है ट्यूसडे को, अगर आपने थर्सडे को करी तो वो सेटल होती है फ्राइडे को, रोल कर जाती है। अगर आपने फ्राइडे को करी तो वो सेटल होगी सर अगले मंडे को, दैट इज रोलिंग सेटलमेंट। अब आता है इन अ रोलिंग सेटलमेंट ट्रेड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे आर सेटल्ड बेस्ड ऑन द नेट ऑब्लिगेशन फॉर द डे। रोलिंग सेटलमेंट में क्या होता है, ट्रेड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में जो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं उनका सेटलमेंट किया जाता है, लेकिन बेस्ड ऑन नेट ऑब्लिगेशन फॉर द डे, पूरे दिन का नेट ऑब्लिगेशन कितना है उसके आधार पर किया जाता है। तो अब थोड़ा इसको समझते हैं कि भाई नेट ऑब्लिगेशन का क्या सेंस है यहाँ पर। तो उसके लिए एक एग्जांपल है आपके सामने, ये बुक के बाहर की चीज है लेकिन आपको समझ लेना जरूरी है, तभी आपको चीजें समझ आएगी। नेट ऑब्लिगेशन क्या होता है, रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है। तो नेट ऑब्लिगेशन का ऐसा है कि लेट्स से यू ट्रेड ऑन टाटा मोटर्स शेयर जो कि 200 रुपए का है थ्रू आउट अ सिंगल डे। मान लेते हैं कि एक कोई शेयर का खरीदार है और वो पूरे दिन में टाटा कंपनी का शेयर खरीदता है जो कि 200 रुपए पे चल रहा है, और वो 10 बजे जो है 100 शेयर खरीदता है और 2 बजे वो 40 शेयर बेच देता है। तो कितने शेयर हुए इसके पास में टोटल, 60 शेयर हुए फ्रेंड्स। ओके, कितने, 60 शेयर हुए उसके पास, और 200 रुपए का एक शेयर है तो 12,000 रुपए टोटल लगे। ठीक है, सच्चाई यही है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो क्या होगा भाई, 100 शेयर खरीदा 200 रुपए का, तो कितना होगा 200 रुपए का 100 शेयर, तो 20,000 रुपए हो जाएगा। तो यानी 20,000 रुपए एक बार पे करे और फिर 40 शेयर बेचे 200 रुपए के हिसाब से, बाद में 8,000 रुपए उसे वापस मिले। ये आया और ये गया करके। तो ऐसा नहीं होता है। नेट सेटलमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको 100 शेयर खरीदे तो 20,000 दो और 40 शेयर बेचे तो 8,000 आएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन में आप ट्रांजेक्शन खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को सेटलमेंट होगा नेट ऑब्लिगेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया 10 बजे 100 शेयर और 2 बजे 40 शेयर आपने बेचे। व्हेन द मार्केट क्लोजेज, जब मार्केट क्लोज होगी, स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट मेक यू पे फॉर 100 शेयर्स एंड देन सेपरेटली इशू अ रिफंड ऑफ 40 शेयर। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं करेगा कि आप 100 शेयर के लिए पहले पे करिए और फिर 40 शेयर के लिए आपको वापस से मिले, ऐसा नहीं करता है। इंस्टेड ये क्या करेगा, इट लुक्स एट योर टोटल एक्टिविटी एंड सिंपली कैलकुलेट द डिफरेंस। ये क्या करेगा, ये आपकी टोटल एक्टिविटी को देखता है और सिंपली डिफरेंस कैलकुलेट करता है, योर नेट ऑब्लिगेशन, वही डिफरेंस है योर नेट ऑब्लिगेशन फॉर द डे। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई 100 शेयर खरीदे हैं और 40 शेयर बेचे हैं तो आपको 60 शेयर मिलेंगे। ठीक है ना, यू विल रिसीव जस्ट 60 शेयर। अब स्टॉक एक्सचेंज आपको सिर्फ 60 शेयर देगी और बदले में हर शेयर का 200 रुपए, तो आपसे 12,000 रुपए ले लेगी। यही होता है फ्रेंड्स नेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि नेट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है। Presently, the trade pertaining to the rolling settlement are settled on T+2 days basis, where T stand for the trade day। अभी लेकिन ये पहले की गाइडलाइन थी, मौके पर T+1 डेज का कॉन्सेप्ट चलता है। ये पहले होता था कि पहले जो है जो ट्रेड सेटल होते थे T+2 बेसिस पे थे, लेकिन नाउ इट इज T+1। मेरे ख्याल से 2023 में ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो T+2 बेसिस में अगर सेटल होते हैं, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन मंडे hence are typically settled on Wednesday considering 2 working day from the trade date। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई आपने ट्रेड मंडे को किया, ठीक है, देखिए एग्जांपल के थ्रू वही एग्जांपल समझते हैं। मंडे को टी मतलब ट्रांजैक्शन का डे हुआ, यू क्लिक बाई एंड लॉक इन योर प्राइस फॉर दोज 60 नेट शेयर। मान लो कि आपने मंडे को बाई किया, बाई पर क्लिक किया और 60 शेयर के लिए आपने अपना पैसा बुक कर दिया। तो मंडे टी हो गया, मंडे T+1 क्या हो जाएगा सर, ट्यूसडे हो जाएगा, और T+2 क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। अगर सारे वर्किंग डे हैं तो T+2 को वेडनेसडे आ गया तो ट्रेड ऑफिशियली सेटल होता है, यानी वेडनेसडे को आपका ट्रेड जो है ऑफिशियली सेटल कर जाता है कि ठीक है अब पैसे मिल गए और वो शेयर आपको मिल गए, पैसे उनको मिल गए। T+2 ट्रेड ऑफिशियली सेटलमेंट का ये मतलब होता है।
द मनी इज फॉर्मली डिडक्टेड फ्रॉम योर ब्रोकर अकाउंट एंड द शेयर्स आर लीगली ट्रांसफर्ड इनटू योर डीमैट अकाउंट। तो T+2 डे पे आपके खाते से पैसा जाता है, आपके ब्रोकर के खाते से पैसा जाएगा और आपको उस डीमैट अकाउंट में पैसा मिल जाता है। ठीक, तो ये हो गया। उम्मीद है कि आपको T+2 सेटलमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिमाग में आपके आ भी रहा होगा कि मान लीजिए हमने मंडे को बाई करने की कोशिश की, T+1 को सर ट्यूसडे हुआ, चलो ठीक है वर्किंग डे था, लेकिन मान लीजिए T+2 डे को वेडनेसडे आता है और इस दिन जो है मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छुट्टी है, तो क्या होगा सर, सेटलमेंट कब होगा? तो सर अगर वेडनेसडे को बंद है तो T+2 अगले वर्किंग डे पर सेटल होगा, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे को आपका शेयर सेटल होगा, थर्सडे को होगा। थर्सडे को भी छुट्टी है तो फ्राइडे को होगा। नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी पड़ेगा तब आपका सेटलमेंट होगा, क्योंकि छुट्टी पड़ गई तो T+2 वहां खिसक जाएगा। अब ये T+3 नहीं हो जाएगा, दिस इज स्टिल T+2 क्योंकि वर्किंग डे ही लिया जाता है। ओके, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। द फंड्स एंड सिक्योरिटीज पे इन एंड पे आउट आर कैरीड आउट ऑन T+2 डे। मतलब फंड और सिक्योरिटीज का पे इन और पे आउट दोनों ही T+2 डे पर किया जाता है। पे इन एंड पे आउट क्या होता है, अगला हमारी अगली हेडिंग ही वही है, ये हमें समझना है। पे इन डे और पे आउट डे दोनों के बारे में हम समझेंगे, तो नॉट टू वरी। तो ये बोलते हैं कि फंड और सिक्योरिटीज का सेटलमेंट T+2 डे पर होता है। बस इतना समझिए अभी के लिए। आगे देखते हैं। अ स्टॉक एक्सचेंज में चूज टू ऑफर T+1 सेटलमेंट साइकिल ऑन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट का मतलब शेयर होता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो सेबी ने बोला कि 1 जनवरी 2022 से आप T+1 डे का सेटलमेंट दे सकते हैं। पहले कितना था T+2, अभी मौके पर सर यही है, T+1 का ही सेटलमेंट हमारे शेयर मार्केट में चलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज T+1 ऑफर करने लगे हैं किसी भी शेयर की खरीद और बेच पर, आफ्टर गिविंग एडवांस नोटिस ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल टर्म एंड कंडीशन पर सेबी गाइडलाइन 7 सितंबर 2021। मतलब ये बोले थे कि जब पहली बार आप ये करिएगा T+1 डे का सेटलमेंट, जब पहली बार आप T+1 डे का सेटलमेंट करिएगा तो 30 दिन पहले का एक नोटिस, 1 महीने पहले का एक नोटिस दे दीजिएगा कि हाँ हम T+1 सेटलमेंट लागू करने वाले हैं। पर अभी हम T+1 ही फॉलो कर रहे हैं, तो इन बातों के कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्लीज सी बॉक्स 31.1 इस रिगार्ड में, यानी T+1 के रिगार्ड में हमें 31 देखना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सेटलमेंट का आप फंडा समझ लेते हैं। एक एग्जांपल वहां दिया था, एग्जांपल है पहला, यू बाई अ शेयर ऑन मंडे। आप मंडे को कोई शेयर खरीदते हैं तो ट्रेड एग्जीक्यूशन डे, मंडे को आपने शेयर खरीदा तो ट्रेड एग्जीक्यूशन डे है। T+1 यानी कि ट्रेड सेटलमेंट डे कब होगा, ट्यूसडे को होगा। अगला वर्किंग डे जो है, अगर T मंडे है तो T+1 ट्यूसडे अगला दिन। T यानी कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया, उस दिन बाई किया या सेल किया, और T+1 यानी ट्रेड सेटलमेंट डे आपका आ गया ट्यूसडे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने शेयर बाई किया फ्राइडे को, अगर आपने फ्राइडे को शेयर खरीदा तो T जो है फ्राइडे को है, तो T+1 क्या होगा सर, सैटरडे संडे नहीं, T+1 सर आपका मंडे होगा। T+1 आपका मंडे होगा। तो ट्रेड सेटलमेंट कब होगी, मंडे को। ये बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फ्राइडे को हमने ट्रेड बुक की, सेटलमेंट T+1 को होगा, शेयर आपके अकाउंट में मंडे को दिखेंगे। ये आज भी सही है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये आज भी सही है। आप चाहे करके देख लीजिए, जीरोधा वगैरह या ग्रो पर जाइए और देखिए ये चीज होती है, ठीक है। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के T+1 डे पे सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं बताता हूँ। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा तो नहीं है जब भी मैं से कोई शेयर खरीदता हूँ तो पैसे तो मेरे खाते से कट जाते हैं और शेयर भी आ जाता है, दिखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा जब भी आप कोई शेयर खरीदेंगे तो आपकी ओपन पोजीशन में चला जाता है। ओपन पोजीशन दिखाता है कि हाँ इतना शेयर आपने खरीदा हुआ है, वो आपके शेयर में ऐड होकर के नहीं दिखता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर पहले देखा है तो बहुत बेहतर है, नहीं देखा तो अब देखिएगा जो कैसा है। आज मान लीजिए आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, ठीक है? रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, तो ये आपके ओपन पोजीशन में जाता है, आपके शेयर में ऐड नहीं होता है। और बदले में जो पैसा है, मान लीजिए इसके बदले में आपको 12,000 रुपए देने पड़े, तो सर ये 12,000 रुपए आपके खाते से जाते नहीं, फ्रीज हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है ना कि यार मेरे खाते में 14,000 रुपए थे, मान लो कि जीरोधा अकाउंट में 14,000 थे, तो अभी 12,000 रुपए की मैंने ट्रेड की, तो मेरे खाते में तो अब सिर्फ 2 ही हजार दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये 12,000 जा चुके हैं, नहीं, ये T+1 डे पे ही होंगे। अगर आपने ये काम फ्राइडे को किया है तो पैसा मंडे को ही आपका खाता छोड़ेगा। लेकिन जो आपका जीरोधा ऐप है, जो जीरोधा कंपनी है, वो क्या करती है, अपने 12,000 रुपए आपके इस 14,000 में से बुक कर लेती है। भाई कहीं और ना खर्च कर दो, तुम्हारे मन में लालच आए चलो 12,000 का और खरीद लेते हैं, तो वो पैसा बुक करके अपने पास रख लेती है, वो ब्रोकर के खाते से नहीं है।
ब्रोकर के खाते से सेटलमेंट के दिन ही जाता है। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा, ये द मनी इज फॉर्मली डिडक्टेड फ्रॉम योर ब्रोकर अकाउंट एंड द शेयर्स आर लीगली ट्रांसफर्ड इनटू योर डीमैट अकाउंट। किस दिन? यहाँ पर जिस दिन ट्रेड सेटलमेंट होता है, जिस दिन सेटलमेंट होता है उस दिन आपके ब्रोकर के खाते से पैसे आते हैं और आपके खाते में वो शेयर आ जाता है। ओके, तो ये मतलब थोड़ी बारीक सी बात थी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके, ठीक है। तो ये बात हो गई सर हमारी। पहला हमने यहाँ पर क्या समझा सीखा, रोलिंग सेटलमेंट। आप समझ में आया होगा कि अगले दिन जो है रोलिंग सेटलमेंट ऐसे है जैसे आप जो है वहाँ जब आप उसमें जाते हैं, क्या नाम है, तो मॉल में, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ एस्केलेटर चलती रहती है, वो लगातार चलती रहती है, आपको आगे ही ले जाएगी, वही रोल करती रहती है ना, घूमती रहती है, रोलिंग, वही रोलिंग सेटलमेंट। मतलब मंडे वाला काम ट्यूसडे को, ट्यूसडे वाला काम वेडनेसडे को, वेडनेसडे वाला फ्राइडे को सेटल होगा, सॉरी वेडनेसडे का थर्सडे को सेटल होगा, फ्राइडे वाला मंडे को सेटल होता है, फिर अगला मंडे को ट्यूसडे को सेटल होगा। रोलिंग सेटलमेंट यही है। तो रोलिंग सेटलमेंट में जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है पूरे दिन के दौरान, वो नेट ऑब्लिगेशन के थ्रू सेटल होते हैं, नेट ऑब्लिगेशन से। तो उसी के तहत एग्जांपल मैंने दिया कि 100 शेयर खरीदे, 40 बेचे, तो आपको 100 के लिए अलग और 40 के लिए पेमेंट नहीं करनी होगी। शाम के समय डिसीजन होगा कि तुम्हारे पास 60 शेयर तुमने खरीदे हैं और उस 60 शेयर का पैसा तुम दे दो, ये नेट ऑब्लिगेशन होता है। पहले जो है T+2 बेसिस पर सेटलमेंट होता था, जहाँ टी ट्रेड डे के लिए है, तो उसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया, पर अपने काम का है नहीं, तो हम अपना वाला काम वाला सीखते हैं। अभी क्या है, T+1 डे का सेटलमेंट चलता है, ठीक है। तो फंड एंड सिक्योरिटी पे इन पे आउट जो है T+2 डे पे होता था, अभी T+1 डे पर होता है। 1 जनवरी 2022 से सेबी ने अलाउ किया कि T+1 सेटलमेंट साइकिल आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। और उसके तहत उन्होंने कहा कि बॉक्स जो है 31.1 देखना है, हम वो देखेंगे भी अभी, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैंने दिया कि अगर आपने शेयर मंडे को खरीदा है तो ट्यूसडे को आपका सेटलमेंट होगा, और अगर आपने शेयर फ्राइडे को खरीदा है तो मंडे को सेटलमेंट होगा, अगर सारे वर्किंग डे माने जाएँ तो, कि भाई मंडे को वर्किंग है तब, है ना। फिर आ जाता है, तो उन्होंने बॉक्स की बात की है, सर मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। देखो, बॉक्स में जो कुछ भी इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे समझते हुए चलो, इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, केवल बता रहे हैं कि हाँ, क्या हुआ। रिडक्शन इन सेटलमेंट पीरियड फ्रॉम T+2 से T+1, सेटलमेंट का पीरियड T+2 से T+1 किया। एट द रिक्वेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, सेबी हैज प्रपोज टू चेंज ट्रेड सेटलमेंट साइकिल फ्रॉम T+2 से T+1, जिसका मतलब है कि शेयर अब से ट्रांसफर होंगे T+24 आवर में। T+1 मतलब वही T+24 आवर, सेम बात है। एग्जाम में मान लीजिए पूछ ले तो T+1 और T+24 सेम ही बात है ना, तो इस हिसाब से T+2 यानी T+48 आवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, SEBI has taken this move in consultation with the market infrastructure institute such as stock exchange, clearing corporation and depositor। मतलब सेबी ने ये डिसीजन लेने से पहले पूछा, कर सकोगे किससे, स्टॉक एक्सचेंज वालों से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, डिपॉजिटर, सबसे पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्यू मार्केट प्लेयर हैज एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न कि भाई, उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम होगी, T+1 सेटलमेंट में दिक्कतें आएंगी, ऐसा उन्होंने कंसर्न भी दिया। जैसा मैंने बताया, यहाँ कुछ याद रखने जैसा नहीं, बस बता रहे हैं कि चल क्या रहा है। ओके, reducing the settlement cycle is expected to create greater efficiency in the market, further protect investors interest। मतलब ये बोलते हैं कि अगर सेटलमेंट साइकिल को रिड्यूस किया जाएगा तो इससे ग्रेटर इफिशियंसी मार्केट में आएगी और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा। एक्सेलरेटिंग द सेटलमेंट साइकिल विल रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क। अगर हम सेटलमेंट साइकिल को रिड्यूस कर देंगे तो उससे ऑपरेशनल रिस्क घटेगा, लिक्विडिटी की नीड घटेगी, काउंटर पार्टी रिस्क भी घट जाएगा, है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट घटेगी, कोलेटरल रिक्वायरमेंट फॉर ब्रोकर डीलर घट जाएगी। मतलब कहने का इनका है कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम T+1 पर आते हैं तो ऑपरेशनल रिस्क, है ना, और लिक्विडिटी की नीड घटेगी, काउंटर पार्टी रिस्क घटेगा, मार्जिन घटेगा, कोलेटरल की जरूरत घटेगी। व्हाट डज इट मीन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए T+1 आने का क्या मतलब है। तो दिस मूव विल बी मच बेनिफिशियल फॉर लार्ज वॉल्यूम इन्वेस्टर्स लाइक कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट। भाई ये बोलते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो बहुत बड़े अमाउंट में सेटलमेंट, मतलब एक 100 करोड़ का, 50 करोड़ का शेयर एक दिन में, या 200 करोड़ का शेयर खरीदते हैं, जैसे कंपनियां हो गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, डी का मतलब डोमेस्टिक है यहाँ पर, ओके, जो लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पैसा आसानी से जल्दी मिल जाएगा। वन डे अर्लियर सेटलमेंट कैन गिव देम मोर लिक्विडिटी एंड रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट। उनको अगर एक दिन पहले सेटलमेंट हो जाएगा तो पैसा पहले मिल जाएगा और उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी। While for small and retail investor, it shall not impact much in T+1 सेटलमेंट। अगर हम देखें, छोटे और रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है T+1 सेटलमेंट से। तो फायदा किसको मिलेगा, बड़े वॉल्यूम में जो ट्रेड करते हैं, FII, कॉर्पोरेट और DII को। It may be noted here that retail individual investor presently contribute 45% of daily transaction volume on exchanges,
बैलेंस 55 कंप्राइजेज ऑफ इनका मतलब कौन कौन आपका कॉर्पोरेट, एफआईआई, डीआईआई, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। मतलब ये बोलते हैं कि भाई जो रिटेल वाले इन्वेस्टर हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं वो 45% ट्रेड लेते हैं और बाकी जो ये आपके एफआईआई, डीआईआई हैं ये 55% डेली ट्रेड लेते हैं। ये इन्होंने आंकड़ा दे दिया, ठीक है। तो मतलब फायदा ही है एक हिसाब से देखा जाए, और ज्यादा फायदा जो है लार्ज वॉल्यूम इन्वेस्टर्स के लिए ये लेकर के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। What are the advantages and disadvantages for the common investor from the T+1 settlement cycle? तो भाई कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है किसके लिए? कॉमन इन्वेस्टर के लिए। तो इट विल प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ अर्लियर रिसीट ऑफ देयर फंड पोस्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड सेटलमेंट। मतलब ये बोलते हैं कि इनको पहले ही शेयर और पैसा दोनों मिल जाएगा। एक्सचेंज के पास पैसा जाएगा और शेयर आपके पास जल्दी आएगा, एक दिन पहले आ जाएगा, और या फिर जो है अगर आपने बेचा है तो एक दिन पहले पैसा आ जाएगा, शेयर चला जाएगा। फर्दर मैनी ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क कैन बी मिटिगेटेड। बहुत सारे ऑपरेशनल रिस्क हैं, मार्केट रिस्क हैं जो मिटिगेट होंगे। भाई 2 दिन बाद पैसा मिलना है और 1 दिन बाद पैसा मिलना है, दोनों में फर्क आ जाता है। मूविंग टू T+1 सेटलमेंट साइकिल इज ए कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज। डिसएडवांटेज में क्या है भाई कि ये आसान काम नहीं है। T+1 सेटलमेंट की तरफ मूव करना एक कठिन प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड टेस्टिंग एंड इट वुड फंडामेंटली चेंज द मार्केट स्ट्रक्चर। ये बोलते हैं भाई कि कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, मतलब भर की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग वगैरह लगेगी और ये फंडामेंटल चेंजेस ले आएगी मार्केट स्ट्रक्चर में। अभी आरबीआई सेबी जो है T+0 के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रही है, ये समझ लीजिए, ध्यान मत रखिएगा। एग्जाम में अभी आपको T+1 को ही याद रखना है। बस बता देता हूँ थोड़ा सा कि T+0 भी टेस्टिंग में चल रहा है, क्योंकि फॉर्च्यून 500 या जो बड़ी 5 कंपनियां हैं, 500 कंपनियां हैं, उनमें सेटलमेंट उसी दिन ही करने का प्रयास इनका चल रहा है। तो ये बात हो गई हमारी कि भाई हमने बॉक्स में क्या देखा कि T+2 से T+1 के लिए इन्होंने कहा कि पहले T+2 होता था, अब T+1 हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वगैरह से कंसल्टेशन किया है। कुछ लोगों ने कंसर्न भी दिया कि भाई T+1 लेकर आओगे समस्याएं होंगी, ठीक है। उसके बाद में बोला कि अगर सेटलमेंट साइकिल को रिड्यूस करेंगे तो एफिशिएंसी मार्केट की बढ़ेगी, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट यानी इन्वेस्टर के हितों की रक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर सेटलमेंट साइकिल हम रिड्यूस करेंगे तो ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी नीड, काउंटर पार्टी रिस्क, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कोलेटरल रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें घट जाएंगी। डिफरेंट इन्वेस्टर के लिए अगर देखा जाए तो भाई जो लार्ज वॉल्यूम में इन्वेस्ट करते हैं, खूब सारा पैसा 200 करोड़ 500 करोड़ लगा करके ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत फायदे का सौदा है, उनको लिक्विडिटी मिलेगी, मार्जिन की रिक्वायरमेंट घटेगी। लेकिन छोटे और मझोले दर्जे के उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 45% ट्रेड लेते हैं दिन भर में, और जो एफआईआई, डीआईए जो बड़े वाले हमारे ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर वगैरह हैं, ये 55% का ट्रेड दिन भर में लेते हैं, एक आंकड़ा। उसके आगे उन्होंने बोला एडवांटेज में, तो एडवांटेज होगा कि भाई आपको फंड और जो है शेयर जल्दी मिलेंगे, ठीक है, और ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क को घटाया जा सकेगा, ठीक है। उसमें बोला कि अगर T+1 सेटलमेंट साइकिल की तरफ जाएंगे तो ये कठिन प्रक्रिया होगी, इसके लिए मतलब भर की प्लानिंग स्टॉक एक्सचेंज को करनी होगी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करनी होगी, उसका एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग वगैरह होने की जरूरत है। फिर आ जाता है सर अगला सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। अगला टॉपिक हमारा सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम क्या होती है? तो securities lending and borrowing is a scheme which enable lending of idle securities by the investor to clearing corporation and earning a return through the same। क्या कह रहे हैं एक एग्जांपल से समझ, हाउ द ट्रांजैक्शन वर्क के थ्रू हम समझते हैं कि क्या बोला है इन्होंने, हेडिंग से समझ। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम मतलब हम अभी तक पैसे लोन पर दिया करते थे, अब ये बोलते हैं कि आप अपने पास जो शेयर है उसको लेंडिंग कर दो, उसको उधारी पर दे दो। समझ रहे हैं ये स्कीम क्या है? मेरे पास 1000 शेयर है रिलायंस के, जिसको मैं अगले 10 सालों में नहीं बेचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, इसको मैं उधार पर दे दूं कि मेरा शेयर तुम ले लो और बदले में जो है मुझे कुछ रिटर्न दे दो। दैट्स सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। समझ गए, लेंडिंग कर रहे हैं, किसी को लोन पर दे रहे हैं। ओके, ये काम कैसे करती है अभी समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हाउ द ट्रांजेक्शन वर्क में, द मार्केट प्लेस, यू टेल योर ब्रोकर आई वांट टू लेंड माई 500 रिलायंस शेयर फॉर 3 मंथ एंड आई वांट टू चार्ज 5 रुपीज पर शेयर टू डू इट। Your broker place this order on the exchange SLB screen। SLB मतलब वही सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में ये बोलते हैं कि आप मान लीजिए अपने ब्रोकर को बताते हैं कि भाई मेरे पास में 500 रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं जिनको मैं लेंड करना चाहता हूँ, उधार पर देना चाहता हूँ अगले 3 महीने के लिए, लेकिन मुझे 5 रुपए पर शेयर चाहिए होंगे। तो आपका ब्रोकर क्या करता है, इसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज की SLB स्क्रीन पर ऑर्डर प्लेस कर देता है कि हमारे पास 500 शेयर रिलायंस के हैं, जिसको उधार लेना हो ले लो, ठीक है। द मैच, a borrower on the other side accept your price।
दूसरी तरफ में एक बारोवर बैठा है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है 500 शेयर मुझे दे दो और मैं तुम्हें 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से देता रहूंगा। द ट्रांसफर योर शेयर टेम्पोरली लीव योर डीमैट अकाउंट एंड गोज टू द बारोवर। ध्यान दीजिएगा, अब आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट से हट करके बारोवर के अकाउंट में चला जाता है। द पे आउट यू गेट पेड योर रेंटल फी अपफ्रंट आर ऑन टी प्लस 1 डे। यानी जो आपने रेंट की बात की 5 रुपए हमको देना है, 5 रुपए पर शेयर, तो वो आपको या तो तुरंत मिल जाते हैं 5 रुपए, 500 शेयर के हो गए कितने 2500 रुपए, या तो उसी दिन मिल जाते हैं या टी प्लस 1 डे अगले दिन आपको मिल जाते हैं। अब आता है द रिटर्न। 3 महीने बीत गए तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे महीने के आखिर में, द एक्सचेंज गारंटीज दैट योर 500 शेयर्स आर ऑटोमेटिकली रिटर्न टू योर डीमैट अकाउंट। अब यहाँ एक्सचेंज गारंटी देता है कि जब 3 महीने बीत जाएंगे तो वो 500 शेयर आपके खाते में चले आएंगे। तो इस तरीके से आपका खाली पड़ा हुआ शेयर आपको 2500 रुपए कमा करके दे जाता है। यही है सर पूरी की पूरी अपनी स्कीम, क्या, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। ठीक है, ये पूरा फंडा समझ लिया, अब इसकी थ्योरी समझिए। सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बारोइंग इज ए स्कीम। भाई लेंडिंग भी होगी तो बारोइंग भी होगी, सीधी सी बात है। ये एक स्कीम है व्हिच इनेबल लेंडिंग ऑफ आइडल सिक्योरिटीज बाय द इन्वेस्टर। जो आपके पास रिलायंस के शेयर 500 पड़े हैं, उसको इन्वेस्टर लेंड कर दे रहा है, किसको करेगा, क्लियरिंग कारपोरेशन को, सीसीआईएल क्लियरिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड को, एंड अर्निंग अ रिटर्न थ्रू द सेम। और आपने चूंकि उसको उधार दिया है तो बदले में कुछ रिटर्न भी आपको मिलेगा। फॉर सिक्योरिटीज बारोइंग एंड लेंडिंग सिस्टम, क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वुड बी द नोडल एजेंसी एंड बी रजिस्टर्ड एज ए अप्रूव इंटरमीडिएटरी। तो सिक्योरिटीज बारोइंग और लेंडिंग सिस्टम के लिए जो क्लियरिंग कारपोरेशन है स्टॉक एक्सचेंज का, वो नोडल एजेंसी का काम करेगा और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के पास में अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरीज के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटीज लेंडिंग और बारोइंग स्कीम में कौन, क्लियरिंग कारपोरेशन एक नोडल एजेंसी का काम करता है। ट्रांजेक्शन कैसे काम करती है मैंने आपको पूरा बताया कि आपका 500 शेयर थे, कैसे कैसे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। द क्लियरिंग कारपोरेशन कैन बारो ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर, जैसे जीरोधा वगैरह, सिक्योरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग शॉर्टफॉल। तो क्लियरिंग कारपोरेशन जरूरत पड़ती है तो उधार ले सकता है, किसके बिहाफ पर, जीरोधा के बिहाफ पर, मेंबर मतलब जीरोधा वगैरह जो, इनके बिहाफ पर उधार ले सकता है ताकि जो शॉर्टफॉल हुआ है उसकी जरूरत को पूरा कर सके। जीरोधा के पास में 500 शेयर की कमी है, किसी को देना था नहीं दे पाया तो 500 शेयर की कमी है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन ने उधारी ली आपसे, दे दिया किसको, जीरोधा का, जीरोधा ने उस कस्टमर को दे दिया जिसको देने थे शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए। डिफॉल्टिंग सेलिंग ब्रोकर में मेक द डिलीवरी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द क्लियरिंग कारपोरेशन। अब जिसने सेल करने वाला जो ब्रोकर था, जिसने डिफॉल्ट कर दिया, बेचा, बेचने का वादा किया लेकिन बेचा नहीं, डिफॉल्टिंग सेलिंग ब्रोकर, उसको चाहिए कि वो क्लियरिंग कारपोरेशन के बताए हुए टाइम पीरियड के हिसाब से जो शेयर है उसको डिलीवर कर दे। लेकिन यदि नहीं कर पाता है, इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्टेड सेलिंग ब्रोकर failing to make the delivery within the specified period, the clearing corporation has to buy the securities from the open market and return the same to the lender within the 7 trading days। क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत चल क्या रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर चल ये रहा है कि मतलब सोचिए किसी ने 500 शेयर बाई करने की बात करी हुई थी और इसने ए ने करी थी 500 शेयर बाई करने की, और बी ने कहा था कि मैं 500 शेयर बेच दूंगा, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई या उसके पहले ही 500 शेयर भी बेच चुका है। अब 500 शेयर इसके पास है नहीं, 500 शेयर है ही नहीं, तो क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया। क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया। किसकी तरफ से डिफॉल्ट हुआ, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्टेड सेलिंग ब्रोकर, जो सेल करने वाला ब्रोकर है इसकी तरफ से डिफॉल्ट हुआ। ब्रोकर की ही जिम्मेदारी होगी कि कस्टमर ने बेच दिया किसी और को तो जिम्मेदार ब्रोकर है, तो ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया है, तो फेलिंग टू मेक द डिलीवरी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, 2 दिन में डिलीवरी देनी थी, नहीं दे पाया है, तो क्लियरिंग कारपोरेशन की जिम्मेदारी होगी कि वो सिक्योरिटीज को मार्केट से, ओपन मार्केट से बाई करे। अब उसको क्या करना पड़ेगा, 500 शेयर मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, इसको क्लियरिंग कारपोरेशन, क्योंकि उसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, उसके पास विकल्प नहीं है। बी भले ही यहां मना कर दे कि मैं नहीं बेचूंगा या मैं बेच चुका हूं, लेकिन क्लियरिंग कारपोरेशन को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, तो वो मार्केट में जाएगा और महंगे में खरीदेगा। भाई ओपन मार्केट में खरीदेंगे मतलब ऑक्शन के थ्रू खरीदोगे और महंगा आपको बेचना पड़ेगा। एंड रिटर्न द सेम टू द लेंडर विद इन 7 ट्रेडिंग डेज, और 7 ट्रेडिंग डे के अंदर में जिसने भी हमें वो 500 रिलायंस के शेयर उधारी पर दिए थे उसको वापस करने पड़ जाते हैं। इन केस एन इनएबिलिटी टू परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, द ट्रांजेक्शन शैल बी क्लोज्ड आउट। और अगर मान लीजिए कि हम 500 शेयर मार्केट से खरीद ही नहीं पाते हैं तो उस केस में ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर हमने बात की सर किस बारे में? हमने बात की सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग जो स्कीम होती है, उसमें जो आइडल सिक्योरिटीज होती हैं इन्वेस्टर की, ठीक है? उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया को वो दे देता है, लेंड कर देता है और बदले में कुछ इंटरेस्ट या कुछ रिटर्न कमा लेता है। यहाँ पर इस स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो नोडल एजेंसी का काम करता है और इसे सेबी के पास अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के रूप में रजिस्टर्ड रहना चाहिए। फिर ये प्रक्रिया कैसे चलती है पूरा हमने आपको समझाया था कि 500 शेयर हैं, आप उसको बताते हो अपने ब्रोकर को कि मेरे पास 500 शेयर हैं, आप इसको ले लो, 5 रुपये हमको पर शेयर दे देना। वो क्या करता है कि ठीक है, उसने बिड लगाई, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया बारवर ने कि हाँ हमको 500 शेयर उधार चाहिए, वो उधार ले लिया आपसे, 5 रुपये के हिसाब से आपको दे दिया। जब 3 महीने बीतते तो 500 शेयर आपके खाते में डीमैट अकाउंट में फिर से वापस चले आते हैं। तो वही इसी के तहत इन्होंने बताया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपने मेंबर यानी जीरोधा वगैरह की जरूरत तौर पर यदि जरूरत पड़ती है तो वो बारो करता है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उधार लेता है मेंबर के बिहाफ पर सिक्योरिटी द फॉर पर्पज ऑफ मीटिंग शॉर्टफॉल को मीट करने के पर्पज से, ठीक है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उधार लेगा मेंबर के बिहाफ पर यानी जीरोधा के बिहाफ पर ताकि शॉर्टफॉल को मीट किया जा सके, ठीक है? जीरोधा खुद नहीं बारो करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बारो करता है। डिफॉल्टिंग सेलिंग ब्रोकर को चाहिए कि वो जितना भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने गाइडलाइन बता रखी है उस हिसाब से अपना डिलीवरी कर दे। मतलब आप वैसे तो आज देना चाहिए था आपको शेयर, लेकिन अगर आज नहीं दे रहे हो तो 2-3 दिन के अंदर में दे देना चाहिए एज पर गाइडलाइन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। लेकिन मान लो फिर भी वो 2-3 दिन के अंदर भी नहीं दे पाता है तो फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ओपन मार्केट से जाकर के शेयर खरीदेगा और विद इन 7 ट्रेडिंग डेज जो है, जिस डेट को डिफॉल्ट हुआ है उस डेट से विद इन 7 डेज जो है शेयर उस लेंडर को लौटा देगा। जैसा कि गारंटी दी गई थी ना कि 3 महीने में मौका वापस कर देंगे। 3 महीने में हम यहाँ पर बोला गया था कि हम रिटर्न कर देंगे 3 महीने में, इस बात की गारंटी दी है किसने? स्टॉक एक्सचेंज ने। लेकिन नहीं देता है 3 महीने में यदि वो, तो 7 और दिन लगते हैं, 7 ट्रेडिंग डे के अंदर में उसे जरूर से जरूर वापस करना होता है। और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी मार्केट से वो 500 रिलायंस शेयर आप खरीद ही नहीं पाते हैं तो उस केस में ट्रांजेक्शन को क्लोज आउट करना पड़ जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और ये अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक भी है, टाइप्स ऑफ कैपिटल इशू इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन-कौन से तरीके के कैपिटल इशू की जाती है, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। आईपीओ है, एफपीओ है, राइट्स इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पर समझना। थोड़ी देर और धैर्य रखिए, उसके बाद में हम पूरा सेटअप कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। कौन-कौन से कैपिटल प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं? तो इन द प्राइमरी मार्केट इश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक, राइट्स एंड प्रेफरेंशियल इशू। 3 तरीके से प्राइमरी मार्केट में इश्यूज या शेयर लाए जा सकते हैं। एक पब्लिक इशू होगा, एक राइट्स इशू होगा और एक प्रेफरेंशियल इशू होगा जिसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रेफरेंशियल इशू को ही प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। तो 3 तरीके हो गए। पब्लिक इशू, क्या पब्लिक इशू आम जनता को दे दिया हमने। राइट्स इशू जिसके पास पहले से ही शेयर है उसको दे दिया हमने। और तीसरा होता है प्रेफरेंशियल इशू जिसमें हमने किसी को प्रेफरेंस दी यानी प्राइवेट प्लेसमेंट किया, ठीक है? तो 3 तरीके से हम मार्केट में कैपिटल इशू कर सकते हैं। व्हाइल पब्लिक एंड राइट्स इशू इन्वॉल्व अ डिटेल्ड प्रोसीजर, यानी अगर आपको पब्लिक इशू करना है, राइट्स इशू करना है तो उसमें डिटेल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट आर प्रेफरेंशियल इशू आर रिलेटिवली सिंपलर। तो आप चाहो तो प्राइवेट प्लेसमेंट या उसी का दूसरा नाम प्रेफरेंशियल इशू होता है, ये अगर आप करोगे तो ये थोड़ा आसान पड़ता है, उतनी डिटेल गाइडलाइन नहीं फॉलो करने की जरूरत होती है, ठीक है? पब्लिक इश्यूज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू आईपीओ एंड एफपीओ। जो पब्लिक इशू है उसको 2 भागों में बांटा इन्होंने। बोला कि हम आईपीओ ला सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, और दूसरा होता है एफपीओ जिसे फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स कहा जाता है। इन अ पब्लिक ऑफरिंग्स द इशूअर मेक एन ऑफर टू न्यू इन्वेस्टर टू एंटर इट्स शेयर होल्डिंग फैमिली। पब्लिक ऑफरिंग जब आप करते हैं, इन अ पब्लिक ऑफरिंग द इशूअर मेक्स एन ऑफर टू न्यू इन्वेस्टर टू एंटर देयर शेयर होल्डिंग फैमिली। तो जब हम पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, चाहे आईपीओ करें चाहे एफपीओ करें, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी शेयर होल्डिंग फैमिली में एंट्री करने के लिए नए इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं, पहले वाले नहीं, नए इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं कि आओ आप हमारी शेयर होल्डिंग फैमिली को ज्वाइन करो, नए इन्वेस्टर को। द इश्यूअर कंपनी मेक डिटेल्ड डिस्क्लोजर एज पर द टीआईपी गाइडलाइन।
disclosure and investor protection guideline in its offer document and offer it for subscription। तो जो इश्यूअर कंपनी है, जिस कंपनी ने इशू किया है, वो क्या करती है, डिटेल्ड डिस्क्लोजर बनाती है एज पर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन। डिस्क्लोजर देगी, सारी जानकारियां शेयर करेगी अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में और इसे आम जनता को ऑफर करेगी कि अब आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ और एफपीओ दो में बांटा था हमने पब्लिक इशू को, आईपीओ और एफपीओ। तो एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द ऑफरिंग दैट इज मेड व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आईपीओ हम तब कहेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम तब कहेंगे जब कोई अनलिस्टेड कंपनी, यानी कंपनी लिस्टेड है ही नहीं, शेयर मार्केट में कभी लिस्ट ही नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटी, यानी पहली बार शेयर इशू करती है, या फिर ऑफर फॉर सेल देती है पहले से जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं या शेयर हैं, या दोनों करती है पहली बार पब्लिक के लिए, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। दिस पेव्स वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इशूअर सिक्योरिटी। मतलब ये क्या रास्ता बनाता है किसके लिए, लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। इश्यूअर की जो भी हमारी कंपनी है उसकी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का अलाउ कर देती है। एफपीओ, एफपीओ क्या होता है सर, एफपीओ होता है हमारा, ये है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है एफपीओ। तो एफपीओ क्या होता है, एफपीओ इज मेड व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, ध्यान दीजिएगा, आईपीओ तब होता है जब अनलिस्टेड कंपनी काम करती है, और एफपीओ तब होता है जब एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, पहले से ही ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। एफपीओ इज मेड व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी आइदर make either a fresh issue of security to the public or an offer for sale to the public through an offer document। तो जब कोई कंपनी पहले से लिस्टेड है और वो नई सिक्योरिटी इशू करती है पब्लिक को या ऑफर फॉर सेल देती है ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसे एफपीओ कहा जाता है, फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। एन ऑफर फॉर सेल इन सच अ सिनेरियो इज अलाउड ओनली इफ इट इज मेड फॉर टू सेटिस्फाई लिस्टिंग और कंटिन्यूअस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। तो बोलते हैं दो तरीके हैं, एक तो हम फ्रेश इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज को, या दूसरा ऑफर फॉर सेल दे सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ऑफर फॉर सेल इन सच ए सिनेरियो इज अलाउड ओनली इफ इट इज मेड टू सेटिस्फाई लिस्टिंग और कंटिन्यूअस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन या कंटिन्यूअस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर सिनेरियो बनता है तो वहां पर ऑफर फॉर सेल किया जाता है, अदरवाइज आप फ्रेश इशू करते हैं सिक्योरिटीज को। फिर आ जाता है राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, आपको एक एग्जांपल याद होना चाहिए कि हमने बोला था कि 1:4 के रेशियो में राइट्स इशू करता है एक कंपनी, यानी कि अगर 4 शेयर आपके पास पहले से हैं तो मैं आपको एक नए शेयर आपको ऑफर करूंगा, ठीक है, सस्ते में कर देते हैं। तो राइट्स इशू है इज व्हेन अ लिस्टेड कंपनी प्रपोजेज टू इशू फ्रेश सिक्योरिटीज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज ऑन ऑर्डर डेट। पहले से हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको नई सिक्योरिटी हम जब इशू करते हैं तो उसे राइट्स इशू कहा जाता है। द राइट्स आर नॉर्मली ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर रेशियो, जैसे 1:4 किसी पर्टिकुलर रेशियो में ऑफर किया जाता है टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड प्रायर टू द इशू। मतलब जितनी सिक्योरिटी, जितने शेयर तुम्हारे पास पहले हैं उसी के रेशियो में हम आपको नई सिक्योरिटी दे, जैसे 1:4 है। अब सोचो किसी के पास अगर 100 शेयर पहले से हैं तो उसको 25 नए शेयर ऑफर कर दिए जाते हैं, या आप हमारी कंपनी के 25 नए शेयर खरीद लीजिए। This route is best suited for companies who would like to raise capital without diluting the stake of its existing shareholder unless they do not intend to subscribe the entitlement। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है उन कंपनियों के लिए जो कैपिटल तो रेज करना चाहती हैं लेकिन वो ये नहीं चाहती कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनकी पोजीशन डाइल्यूट हो, उनकी स्टेक डाइल्यूट हो, ये नहीं करना चाहती हैं। अनलेस कि भाई जो सामने वाली पार्टी, वो जैसे आपने कहा कि हम 4:1 के रेशियो में देंगे, लेकिन ये बंदा मना कर देता कि नहीं हमको शेयर चाहिए ही नहीं, तो अलग बात है कि भाई तुम हमारे पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास 100 शेयर हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया कि नहीं हमको 25 नए शेयर नहीं चाहिए, तो अलग बात है। नहीं तो आपका स्टेक बना रहता है, डाइल्यूट नहीं होता, कम नहीं होता, कमजोर नहीं होता। कैसे नहीं होता वो चीज समझाता हूं मैं आपको, देखिए कैसे नहीं होता है। मान लीजिए कि जो है ए बी सी डी 4 लोग हैं हमारे पास में, और चारों के पास में एक एक शेयर है कंपनी के, ठीक, एक एक शेयर है, यानी 25-25% की हिस्सेदारी है। सबके पास कितनी हिस्सेदारी है, 4 शेयर होल्डर्स की, चारों की 25% की हिस्सेदारी है। अब मान लीजिए हमने कहा कि हम 1:1 का
शेयर इशू करेंगे, या यही कर लेते हैं 1:1 का शेयर इशू करेंगे। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास पहले से एक शेयर है तो तुम्हें एक नया शेयर हम दे देंगे, एक नया शेयर दे देंगे। तो अब क्या होगा, इस बंदे के पास कितने शेयर हो जाएंगे, 2, इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 2, 2 शेयर सबके पास हो गए। अब हिस्सेदारी कितनी है कंपनी में, भाई टोटल कितने शेयर हैं, 8, 8 में से 2 इसके पास हैं, तो 1/4 25% की हिस्सेदारी अभी भी रही। तो जितनी हिस्सेदारी पहले थी अभी भी उतनी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये होता है कि हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनकी विदाउट डायलूटिंग द स्टेक, उनका हम स्टेक डायलूट नहीं करते। 25% के मालिक तुम तब भी थे, आज भी 25% के मालिक हो, जबकि तुम्हें मैंने नए शेयर इशू कर दिए तब भी, क्योंकि ये मैथ ऐसे चलती ही है, ठीक है। तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी राइट्स इशू को लेकर के। राइट्स इशू तब होता है जब लिस्टेड कंपनी, ध्यान दीजिए, कोई लिस्टेड कंपनी है जो नई सिक्योरिटी इशू करती है अपने पुराने स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि तुम्हारे पास पहले से और ले लो, और ये किसी रेशियो में किया जाता है कि भाई पहले से इतने शेयर हैं, उसके रेशियो में इतने शेयर हम आपको और दे देंगे। और ये रूट बेस्ट है उन कंपनियों के लिए जो कंपनी कैपिटल तो पूंजी तो चाहती है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स का स्टेक नहीं कमजोर करना चाहती है। अब यहाँ पर कोई पता चले कि बोल दे कि हमको शेयर चाहिए ही नहीं, तो तब तो डाइल्यूट हो ही जाएगा, ओके। फिर आ जाता है सर अगला, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज एन इशू ऑफ शेयर आर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू सेलेक्ट group of person under section 81 of the Companies Act 1956 which is neither a rights issue nor a public issue। तो ये बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू किए जाते हैं या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं कंपनी के द्वारा सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, सबको नहीं दिया था यहाँ, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ये इशू किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 81 के तहत। और जो ये इशू है ये ना तो राइट्स इशू है, राइट्स इशू में क्या होता है 1:4 के रेशियो में हम देते हैं कि हर 4 पे 1 तुम्हें मिलेगा, या ना ही ये पब्लिक इशू है कि हम आम जनता को बांट रहे हैं, ये सिलेक्टेड ग्रुप के लोगों को हम शेयर देते हैं। दिस इज फास्टर वे ऑफ कंपनी टू रेज इक्विटी कैपिटल। अगर बहुत जल्दी कैपिटल रेज करना चाहो तो सबसे तेज तरीका यही है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दीजिए, खटाखट बेच बाच के प्रसत कर लीजिए, ठीक। फिर आता है अगला The qualified institutional placement QIP, qualified institutional placement is a private placement of equity share or security convertible into equity share by a listed company to qualified institutional buyer only in terms of provision chapter 13A of SEBI DIP guidelines। मतलब क्या है ये, यहाँ पर भी प्राइवेट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का मतलब हुआ QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हमने प्राइवेट प्लेसमेंट सीखा, तो QIP तब होता है जब आप अपने शेयर जो है QIB को दें, इसको दें QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर चिपकाते हैं तो उसे ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एक प्राइवेट प्लेसमेंट है इक्विटी शेयर का, या ऐसी सिक्योरिटी जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी लिस्टेड कंपनी द्वारा ये ऑफर किया जाता है। किसको ऑफर किया जाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, और ये एज पर चैप्टर 13A ऑफ सेबी गाइडलाइन किया जाता है, तो उसे ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी अगर व्यक्ति को किया गया तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे, अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को किया गया तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा भाई, यहाँ पर क्या देखा कि कौन कौन से तरीके की कैपिटल इशू की जाती है प्राइवेट मार्केट में, प्राइवेट प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से तरीके की कैपिटल इशू करी जाती है। तो इसमें हमने देखा 3 तरीके हैं, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। प्रेफरेंशियल इशू को ही प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहा जाता है। पब्लिक इशू और राइट्स इशू अगर आप करते हैं तो इसमें डिटेल प्रोसीजर सेबी की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू अगर आप करते हैं तो ये आसान होता है और सबसे तेजी से जो है आप फंड रेज कर सकते हैं इस तरीके से, तीसरे वाले तरीके से। पब्लिक इशू को 2 भागों में बांटा इन्होंने, आईपीओ कहा और एफपीओ कहा। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग जो होती है, इश्यूअर मेक करता है एन ऑफर टू न्यू इन्वेस्टर कि आप उसकी शेयर होल्डिंग में इन्वेस्ट करें, ठीक है। इश्यूअर कंपनी को चाहिए कोई डिटेल प्रोसीजर को फॉलो करें। डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डीआईपी, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन को फॉलो करो, तभी ऑफर डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो और जनता उसे सब्सक्राइब करेगी। आईपीओ की अगर हम बात करें, आईपीओ तब किया जाता है अनलिस्टेड कंपनी जो है या तो नए सिक्योरिटीज इशू करती है या फिर जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ऑफर फॉर सेल देती है पहली बार, ठीक है। तो या तो नई सिक्योरिटी इशू करेगी या पुरानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल के लिए लेकर आती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। ये अनलिस्टेड कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए पहली बार, तो उसे
आईपीओ बोलते हैं। एफपीओ तब होता है जब पहले से लिस्टेड कंपनी है और वो फ्रेश सिक्योरिटी इशू करती है पब्लिक को या ऑफर फॉर सेल देती है, तो उसे एफपीओ कहा जाता है। राइट्स इशू तब होता है जब लिस्टेड कंपनी जो है प्रपोज करती है कि वो नए फ्रेश सिक्योरिटी इशू करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो उसे राइट्स इशू कहा जाता है। राइट्स जो है नॉर्मली पर्टिकुलर रेशियो में ऑफर किए जाते हैं, 4:1, 2:1, 1:1 ऐसे ऑफर किए जाते हैं कि पहले से कितने शेयर हैं आपके पास, तो उसी हिसाब से आपको नए शेयर दिए जाते हैं। ये रूट उन कंपनियों के लिए बेहतर है जो अपने फंड तो चाहती हैं, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का स्टेक नहीं डाउनग्रेड करना चाहती हैं, कम नहीं करना चाहिए, डायलूट नहीं करना चाहती हैं, अनलेस कि वो सब्सक्राइब करने से मना कर दे जिसको आपने ऑफर किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट तब होता है जब आप सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अपनी सिक्योरिटीज या शेयर ऑफर कर देते हैं, ठीक है, और ये ना तो राइट्स इशू है और ना ही ये पब्लिक इशू होना चाहिए। ये सबसे फास्टर तरीका है कंपनी के लिए कैपिटल रेज करने का। अब अगर जो है हम किसी व्यक्ति को सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर हम सिक्योरिटी ऑफर करते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को यही चीज जो है ऑफर करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो उसे फ्रेंड जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कह दिया एज पर चैप्टर 13A ऑफ टीआईपी गाइडलाइन। तो बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारी बात खत्म हो जाती है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास किया है कि चीजें देखो, ऐसा है कि सीखो, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ लिया रोलिंग सेटलमेंट होता है, इसमें फंड आता है जाता है, सेटलमेंट होता है, क्या होता है कैसे होता है, थोड़ा सा समझो इन चीजों को, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो समय लगेगा लेकिन मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच फ्रेंड।